नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रीतिकाल की तैयारी हमारी चल रही है और रीतिकाल की प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज तेजस सीरीज की हमारी 105वीं क्लास है। शनि जयंती है और आप सब पर न्याय के हमारे देवता शनि महाराज की कृपा बनी रहे। और ये जो समय है मित्रों, इसमें हमें जैसे ही वर्षा होती है, वृक्षारोपण इस बार हमें बहुत अच्छे से करना है। 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना लिया है, लेकिन असली इस दिवस का महत्व तब है जब हम सब मिलकर कम से कम एक पौधा, कम से कम कह रहा हूँ, और इन पौधों में भी अगर हम पीपल, वट और नीम के पौधे अगर लगाएं तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आइए, जितने मित्र हमारे जुड़ पा रहे हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, है ना। शनि जयंती के इस पावन पर्व पर रीतिकाल की हमारी 105वीं कक्षा आपके सामने तेजस सीरीज की है। यह कक्षा सभी मित्रों के लिए उपयोगी है जिनके परीक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं, है ना। वो भले यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो मित्रों, केंद्रीय विद्यालय हो या टीजीटी, पीजीटी, जो भी आरपीएससी, सब में ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। युक्ति तरंगिणी पहला प्रश्न है। युक्ति तरंगिणी मित्रों देखिएगा, युक्ति तरंगिणी, ठीक है। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो मित्रों देखिएगा, केशवदास, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, सुखदेव सिंह। आपको बताना है कि युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन से हैं मित्रों। तो युक्ति तरंगिणी एक प्रमुख रचना है रीतिकालीन, और इसके जो रचनाकार हैं मित्रों हैं वो है कुलपति मिश्र। याद रखिएगा, कुलपति मिश्र। इनकी अन्य रचनाओं में रस, रहस्य, संग्राम सार, नखशिख, द्रोण पर्व आदि हैं। और बहुत सारी रीतिकाल में रचनाएं ऐसी हैं जो सेम नाम से एक से अधिक कवियों के द्वारा रची गई है। ध्यान देना, सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है ना। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, यह पंक्ति किसकी है मित्रों, बताएं, है ना। बताएंगे आप। बहुत अच्छा रीति सिद्ध कवि है मित्रों, उनकी पंक्ति है, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, और राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं इस तरह के जो दोहे हैं वो काम करते हैं। तो ये पंक्ति जो है मित्रों वो किसकी है? रीति सिद्ध कवि, है ना, या यूं कह सकते हैं कि हरफनमोला कवि है रीतिकाल के, है ना। बिहारी देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें से देव की रचना कौन सी नहीं है मित्रों, है ना। हाँ, कौन सी नहीं है? भावविलास, अलंकार गंगा, अष्टयाम, सुजान, विनोद। बताएं आप, इसमें से कौन सी रचना देव की नहीं है, ये आपको बताना है। देखना, बहुत सारे मित्र यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे और इस ऑप्शन की ओर जाएंगे, जबकि पहले ये स्पष्ट कर दिया सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान सागर जो है मित्रों वो घनानंद की रचना है, ठीक है। तो भावविलास जो है वो देव की रचना है, अष्टयाम देव की है, सुजान विनोद देव की है। ये अलंकार गंगा जो है ये मित्रों देव की रचना नहीं है, है ना। आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलें आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? फिर प्रश्न आ रहा है, केशव दास की रचना कौन सी नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान गीता इनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है ना। रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, है ना। लेकिन भू परिक्रमा इनकी रचना नहीं है मित्रों। केशव दास जी की कौन सी रचना नहीं है? भू परिक्रमा केशव दास जी की रचना नहीं है मित्रों, ये तो विद्यापति की रचना है। भू परिक्रमा ये तो आदिकालीन कवि विद्यापति की क्या है मित्रों? रचना है। इसलिए इस प्रश्न पर भी आप ध्यान दीजिएगा, कुछ रीतिकालीन रचनाएं हमारे ध्यान में होनी चाहिए। फिर देखिएगा, किनेहू कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनू, भोमन मोहन रियू मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? ठीक है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, बिल्कुल सही बात है, अनन्य प्रेम व्यंजित है, ठीक है। हाँ, और फिर देखिएगा, नायिका के मन रूपी सरोवर में, नायिका के मन रूपी सरोवर में
यहां पर आप देखिए जरा, बी इधर है, नायिका के मन रूपी सरोवर में, नायिका के मन रूपी सरोवर में मित्रों, सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। वो ये दोनों बी है, ध्यान रखना, है ना, ये पंक्ति पूरी बी है, ठीक है। कॉपी पेस्ट में दिक्कत आई है कहीं। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ कचोटना है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, ठीक है। कोरिक का अर्थ कचोटना है। अब आप बताएं इसमें सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो यहां कोनु हूं कोरिक, है ना, जतन अब कही काढ़े कोनु, भोमन मोहन रूपी मिली पानी में को लोनू। नायिका कह रही है कि मेरा मन जो है वो कृष्ण में ठीक उसी तरह से लीन है जैसे कि पानी में नमक जो है घुलकर लीन हो जाता है। तो सही विकल्प कौन सा है, यानी दोहे के संबंध में सही बात कौन सी है, तो आपको इसमें बताना है कि सही बात कौन सी है। यहां पर देखिए सही बात है मित्रों एक ये, इसमें ए वाली, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, नायिका के मन में, ठीक है, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए और बी, इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ए और बी दोनों ही क्या है दोस्तों, सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से हम बात करें तो कवियों का जो सही क्रम है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों, सही क्रम आपको बताना है, कवियों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले केशवदास जी के बारे में बात करते हैं। तो केशवदास जी जो हैं, केशवदास जो हैं वो 1555 ईस्वी में आपका जन्म माना गया है। फिर अगर हम बात करें बिहारी, तो 1595 में बिहारी, जैसा कि हमने पहले कल भी प्रश्न में देखा था, 1595 ईस्वी में बिहारी है। फिर बात करते हैं भूषण की, 1613 ईस्वी है, भूषण 1613 ईस्वी है, 1613 ईस्वी है। और बात करते हैं सेनापति मित्रों, ये है ना सेनापति। तो यहाँ सेनापति की अगर हम बात करते हैं, ठीक है मित्रों, तो सेनापति की बात करते हैं तो सेनापति है 1589, ये सेनापति है 1589 ईस्वी। अब इसमें जो हमें सही क्रम देखना है तो पहले नंबर पर तो आ जाएगा केशवदास, दूसरे नंबर पर जो आ जाएंगे वो सेनापति आ जाएंगे, 1589 है ना, ये सेनापति है मित्रों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेनापति आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर हमारे बिहारी आ जाएंगे, तो केशवदास, फिर सेनापति, फिर तीसरे नंबर पर जो है हमारे सेनापति, ठीक है, और भूषण 1600, ये चौथे नंबर पर आ जाएंगे भूषण, ठीक है। तो अब आप देखना है कि इसका सही क्रम जो है वो मित्रों कौन सा है ना, ठीक है। इसमें यहां पर चारों ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है मित्रों, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है और विवादास्पद रहा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा सही क्रम क्या होगा। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल प्रश्न है। केशवदास पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सेनापति, तीसरे नंबर पर हमारे बिहारी और चौथे नंबर पर क्या है, भूषण। यानी सही ऑप्शन है केशव, ठीक है, दूसरा है सेनापति, सेनापति, और तीसरा यहां पर हम देख रहे हैं वो बिहारी, बिहारी, और चौथा जो है वो है मित्रों भूषण। ये सही क्रम होना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा क्रम को लेकर चारों ही ऑप्शन गड़बड़ है, आप ध्यान रखिएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मित्रों भाषा भूषण जैसा कि हम जानते हैं जसवंत सिंह जी की है ना। और फिर रस विलास की अगर बात करते हैं मित्रों, रस विलास, आप बताएंगे रस विलास किसकी रचना है? आप में से कोई बताएगा रस विलास किसकी रचना है? रस विलास चिंतामणि की रचना है मित्रों, रस विलास चिंतामणि है। फिर बात आती है अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? तो अलंकार पंचाशिका जो है वो मतीराम जी की रचना है। अब बात आती है विष्णु पद कीर्तन, ये किसकी रचना है? तो विष्णु पद कीर्तन रस निधि की रचना है मित्रों, विष्णु पद कीर्तन रस निधि की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए भाषा भूषण जो है वो 3 नंबर है, सबसे पहले 3 नंबर वाला ऑप्शन ये रहा। फिर देखिए बी अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका जो है मतीराम की एक ठीक बात है।
और सी विष्णुपद रसनिधि, ठीक बात है। और डी का 2 बता रहे हैं, नहीं डी का जो है वो 4 बता रहे हैं, डी का 4। तो इसमें से सही ऑप्शन फिर इसमें यहाँ कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, देखिएगा 3 1 5 4, 3 1 5 और 4, यहाँ पर मित्रों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक करना पड़ेगा, 4 है ना, ये 4। तो फिर अब ये बिल्कुल तीसरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल तीसरा जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये रचनाएं हमारे ध्यान में रखनी है। रीतिकाल में जब भी प्रश्न आते हैं तो रचनाओं से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आते ही हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से ग्रंथों का जो है वो सही क्रम जो है वो आपको बताना है कालक्रम की दृष्टि से, है ना मित्रों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस रहस्य, ठीक है, कुलपति मिश्र देख लेते हैं, रस रहस्य, ठीक है, कुलपति मिश्र, ठीक है। ये लगभग रचना है 1600, आप देखें 70 की, 1670 की रचना है, ठीक है, रस रहस्य। उसके बाद है मित्रों भाव विलास, यहां वह है भाव विलास, ठीक है। अब भाव विलास की अपन बात कर लेते हैं। तो भाव विलास मित्रों देखेंगे आप, देव की रचना 1689, भाव विलास देव, ठीक है, और 1689, ठीक है मित्रों। तीसरी रचना काव्य निर्णय, जैसा कि हम सभी जानते हैं काव्य निर्णय के बारे में। काव्य निर्णय जो है वो किसकी रचना है? काव्य निर्णय भिखारीदास की, 1746, काव्य निर्णय भिखारीदास, काव्य निर्णय भिखारीदास 1746 ईस्वी। और एक रचना जो बचती है मित्रों वो है जगद विनोद, ठीक है, रचना है जगद विनोद। तो देखते हैं जगद विनोद कब की रचना है। जगद विनोद जो है 1803 से 1821 के बीच की रचना है, पद्माकर, जगद विनोद, ठीक है, पद्माकर की रचना है और 1803 से 21 के बीच की यह रचना मानी जाती है, ठीक है मित्रों। तो जगद विनोद, जगद विनोद, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले हम देखेंगे कि 1670 रस रहस्य आएगा, फिर भाव विलास 1689 आएगा, फिर तीसरा है 1746 काव्य निर्णय आएगा और जगत विनोद आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक है। ऐसे आपको जो प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना मित्रों, कम से कम रचनाएं ध्यान में रखिएगा। रतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और उद्गाता आचार्य, देखिएगा है ना, 3 उद्गाता आचार्य और कवि शिक्षक। उद्गाता आचार्य और कवि शिक्षक। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां जो है वो कौन कौन सी है, 3 श्रेणियां कौन कौन सी है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक की 3 श्रेणियां हैं। ये श्रेणी ठीक नहीं है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में है? देखिए 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये 3 श्रेणियां हैं, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां बनाई गई है, ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया। जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो उद्भावक आचार्य है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सतसई की रचना इनमें से करने वाला कौन जो है कवि वो जिसने सतसई की रचना नहीं की मित्रों? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चिंतामणि जो हैं उन्होंने सतसई की रचना नहीं की है, बाकी सब ने सतसई लिखी है, ठीक है। मतीराम ने की है, राम सहाय ने भी राम सतसई लिखी है और अमरदास ने भी सतसई लिखी है। इसका मतलब यह चिंतामणि जो है वो सतसई रचना इन्होंने नहीं की है, बाकी सभी कवियों ने सतसई रचना की है। मित्रों अगर हम तैयारी करते हैं तो देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा काम करने के बाद भी वर्तमान में जो देश में जिस सरकार का गठन होने जा रहा है उनको वांछित मैंडेट नहीं दिया भारत की जनता ने, कहीं न कहीं आगे पीछे जो है जितना बल देना चाहिए था उतना नहीं दिया।
यानी बात वही है कि कभी घी घना और कभी मुट्ठी चना, है ना। अभी जो सरकार बनेगी उनके पास नंबर हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी हारे हुए हैं उनको लग रहा है कि हम जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं और हमने इनको हरा दिया है। बातें दोनों ही तरह से सही हैं। जिनको ज़्यादा सीट आनी चाहिए थी उनको आई नहीं, और जो लुप्त होने वाले थे उनको कुछ सीट आ गई। तो सब तरफ से काम है, लेकिन फिर भी बात वही है कि शनै शनै आप काम करते जाएं। कभी घी घना है, कभी मुट्ठी चना है। जीवन से हम भागेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, बराबर प्रहार करेंगे। मौका आने दीजिएगा। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा? किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा? ठीक है, अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मीनागढ़ बंबई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर के घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो, बाका नृप अलीजा महाराज कबो साजी। ठीक है, ये काव्य पंक्तियां जो है वो आखिर किसके दरबार में यह कवित्व पढ़ा है मित्रों? तो ध्यान रखना, यह कवित्व पढ़ा गया है दौलत राव सिंधिया के दरबार में। दौलत राव सिंधिया के दरबार में यह कवित्व अंग्रेजों के भारत में बढ़ते प्रभाव को देखकर पद्माकर ने पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, दौलत राव सिंधिया के दरबार में यह कवित्व पढ़ा गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुबीर जु को दूत भरी रूप विकराल को, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? अच्छा है, बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत को, है ना, ये पंक्तियां जो हैं आखिर किस रचनाकार की है मित्रों? तो देखिएगा रचनाकार कौन है इसमें? केशव दास की नहीं है, तुलसीदास की भी नहीं है, मतीराम की भी नहीं है। ये पंक्तियां हैं मित्रों सेनापति की। ये पंक्तियां किसकी है? सेनापति की है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही कालक्रम क्या है? हालांकि अभी हमने देखा है। फिर हम बात कर लेते हैं केशव दास की। अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो केशव दास जी का जन्म 1555 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि केशव दास जी ही आने वाले हैं। फिर बिहारी का 1595 है, 1595 बिहारी नंबर, और मतीराम 1617 है। तो केशव दास, बिहारी, मतीराम 1617 और घनानंद 1689 है। घनानंद 1689 है। ठीक है, ये घनानंद है। ठीक है मित्रों, तो ये घनानंद हो गए। मतीराम 1617 है। ठीक है, 1617, और ये 1595 है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन यही है, केशव दास 1555 ईस्वी है। तो ये कालक्रम के अनुसार सही क्रम हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की है? ध्यान देना, इसमें से कौन सी रचनाएं केशव दास की है? तो सीधी सीधी बात है, आप बताएं इसमें कौन सी रचनाएं जो है केशव दास की है। तो सीधा है, एक तो रसिक प्रिया है मित्रों, और एक विज्ञान गीता है। बाकी अनुप्रास, विनोद और रस सागर ये नहीं है। तो ए और सी कहाँ दिख रहा है? ए और सी ये रहा। ठीक बात है, ए और सी बिल्कुल सही है ना? हाँ, ए और सी बिल्कुल सही है मित्रों, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों के स्तर पर जरूर अपना कमेंट करिएगा। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद ऋतुकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे मित्रों? तो वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के। अच्छा और सीधा प्रश्न है ना? हाँ, अच्छा और सीधा प्रश्न है, ध्यान देना। निम्बार्क संप्रदाय में जाकर दीक्षित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन भी हो गए थे। और अपने काव्य पंक्तियों में सुजान शब्द का प्रयोग द्विअर्थी है। एक भगवान श्री कृष्ण के अर्थ में है और दूसरा अपनी प्रेमिका सुजान के अर्थ में। ठीक है दोस्तों, चलिए शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ये तो बिल्कुल पक्का कर लिया है हमने, भूषण है शिवा बावनी के रचनाकार है। ठीक है, हाँ, शिवा बावनी। फिर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ये भी एक सीधा और सरल प्रश्न है। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा है। रामचंद्रिका जैसे ग्रंथों का प्रणयन इन्होंने किया है, और इनके काव्य को समझना इतना सरल नहीं है, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। सीधी बात है मित्रों, अष्टयाम देव की रचना है। अष्टयाम देव की रचना है मित्रों, बहुत बढ़िया। अष्टयाम जो है वो देव की रचना है। अष्टयाम किसकी रचना है मित्रों? देव की रचना है। अष्टयाम देव की रचना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं, है ना? फिरंगी सतसई लिखने वाले कौन है मित्रों? अच्छा प्रश्न है।
फिरंगी सतसई लिखने वाले जो मित्र हैं कौन है, बताएं जल्दी से। फिरंगी सतसई, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन बता रहा मित्रों, फिरंगी सतसई। देखिए कितने मित्रों के उत्तर आ पा रहे हैं। हाँ, बिहारी सतसई पे, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा है। फिरंगे सतसई किसने लिखी है, फिरंगे सतसई किसमें, फारसी भाषा में। आनंदीलाल शर्मा, बिल्कुल, बहुत सारे मित्र सही उत्तर दे रहे हैं। आनंदीलाल शर्मा फिरंगे सतसई लिखने वाले, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान विनोद नहीं पूछा है, सुजान विनोद देव है। सुजान सागर जो है मित्रों घनानंद है, बिल्कुल स्पष्ट और सीधा प्रश्न है, घनानंद, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है? कालिदास हजारा, भारतेंदु चिंतामणि घनानंद कालिदास। किसने लिखा कालिदास हजारा, बताएं आप। कालिदास हजारा लिखने वाले कौन हैं? कालिदास हजारा लिखने वाले कौन हैं? कालिदास त्रिवेदी की रचना है कालिदास हजारा, बिल्कुल कालिदास त्रिवेदी, ये कालिदास हजारा इनके द्वारा रची गई रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? मित्रों तो सीधी बात है, वो तो रीति सिद्ध काव्य धारा के ही थे, रीति नहीं, रीतिबद्ध ही थे, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि वो वीर रस के कवि थे, रीतिकाल के प्रसिद्ध वीर रस के कवि थे। फिर आगे बढ़ते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, बिल्कुल सही ऑप्शन यही है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है मित्रों। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की, मतीराम की, किसकी, बताओ। अच्छा प्रश्न है मित्रों, है ना। बोधा ठाकुर, ठाकुर की नहीं है, बोधा की नहीं है, मतीराम की नहीं है, पद्माकर की, बिल्कुल। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है मित्रों, है ना, पद्माकर की रचना है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आगे बढ़ते हैं। विरह वारिश किसकी रचना है मित्रों? सीधा आपको ध्यान जा रहा होगा, बोधा, जिनका पूरा नाम है बुद्धिसेन, बोधा की रचना है विरह वारिश, ठीक है। बोधा की रचना है विरह वारिश, ठीक है, बोधा की रचना है। अगले प्रश्न पर बढ़ें तो आज के प्रश्न पूरे हो गए हैं, ठीक है। और ये आप सभी मित्रों को 8 जून को एक ऑफर मिलने वाला है। महाराणा प्रताप की जयंती भी है और दूसरा भी आपके समक्ष जो है भारत की सरकार शपथ लेने वाली है। तो मेरा मन करता है कि हम सभी मित्रों के लिए एक ऑफर लाना था, उचित अवसर है, आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो आप सब लोग तैयार रहें, ऐप को इंस्टॉल कर लें जितने भी मित्र हैं। फर्स्ट ग्रेड की गागर में सागर टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। सेकंड ग्रेड के लिए हमारी लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज चल रही है, हर संडे को हमारे टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही 2 फायदे हो रहे हैं आपको, 2 तो टेस्ट सीरीज सबको फ्री मिल रही है और एक हिंदी का कॉम्प्लीमेंट्री व्याकरण का कोर्स आप सबको फ्री मिल रहा है। तो कम से कम ऐप को तो डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने मित्रों को सूचना दे दीजिएगा। हो सकता है आपको 99 रुपीज़ में कोर्स मिलने लग जाए, टेस्ट सीरीज मिलने लग जाए। अब ये उसी दिन डिस्क्लोज करेंगे, है ना। और आप सभी मित्र इसी तरह से जुड़े रहे हैं हमसे, हम लगातार आपकी तैयारी में सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी और व्याख्यात्मक सभी प्रकार की कक्षाएं आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप ज़रूर, हमारा टेलीग्राम चैनल है मधुरम हिंदी, उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।